अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम देखने वाले हैं बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो पहले जस्ट डेफिनेशन देखेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की। हम पहले भी से वैसे पढ़ चुके हैं, मगर मेन टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेरिवेशन। तो सारी डेरिवेट करेंगे एंड पे रिजल्ट निकालेंगे, ऑक्यूपेशन इंडेक्स को समझेंगे कि क्या होता है। तो ये सारा मामला आज हम समझने वाले हैं। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो आइडेंटिकल होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, और वो इंटीग्रल स्पिन जिनमें बोसॉन्स की आप बात कर सकते हैं, यानी एग्जांपल के तौर पे जो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन रखते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आपके पास बोस ने इनको आपके पास ड्राइव किया था, डिस्कशन में लाया था। तो हम कहेंगे लाइट क्वांटाइज उसको जनरलाइज किया था किसने? आइंस्टाइन ने। तो जनाब ये तो इंट्रो था एक तरह से। अगर कोई वन लाइनर पूछे कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम गिनेंगे पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स बनाएंगे, मगर वो आइडेंटिकल ऐसे पार्टिकल जो इंटीग्रल स्पिन वाले होंगे। ठीक है, बोसॉन्स फोनॉन्स आप कह सकते हैं। तो अब आपको बड़ी सादा सी डेफिनेशन सामने लिखी हुई नजर आ रही है कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक क्या है? एक प्रोसीजर है। किस चीज का प्रोसीजर है? कि जिसमें हमने पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स को गिनना होता है। वो क्वांटम स्टेट्स कौन बनाएंगे? आइडेंटिकल पार्टिकल्स बनाएंगे, इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे, ऐसे जो इंटीग्रल स्पिन वाले होंगे। बात समझ आ गई? अब इस चीज को लेके हमने बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनाना है। लेट्स से हम कंसीडर करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब जब मैंने लफज आइसोलेटेड बोल दिया तो इसका ना एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, आपके पास उसमें सारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट हो गए। तो एन आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है हमारे सिस्टम में। इन पार्टिकल्स को आप क्वांटम ग्रुप्स या में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटम सिस्टम यानी इनके छोटे छोटे बना सकते हैं, जैसे n1 n2 ni कह सकते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और हर एक की एनर्जी E1 E2 EI रिस्पेक्टिवली। यानी N1 जो ग्रुप बनेगा उसमें एनर्जी E1, N2 जो ग्रुप वाला होगा उसकी एनर्जी E2, Ni की एनर्जी EI बिल तरतीब। तो जी आई यहाँ पे क्या बताएगा? नंबर ऑफ आइगन स्टेट जो ith लेवल पे है। यानी सेम आपके पास आपने ग्रुपिंग की, उसमें आपने माना कि जो ith लेवल वाला है उसकी एनर्जी सेम होगी। तो नॉन डीजेनरेट केस में हम इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन हम कह लें बुनियादी शर्तें जब हम बोस आइंस्टाइन में पढ़ते हैं तो वो क्या होती हैं? हम मानते हैं कि पार्टिकल आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो इसका मतलब जब आपने उनको ग्रुपिंग करनी है, जब आपने उनके क्वांटम ग्रुप्स बनाने हैं, तो आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे कि किस पार्टिकल को किस सेल के अंदर, किस ग्रुप के अंदर रखना है। ये हमारे लिए क्योंकि हम उन्हें पहचानते ही नहीं है। अच्छा, ई जो आइगन स्टेट होगी, ith क्वांटम स्टेट, आप उसके अंदर कितने पार्टिकल रख सकते हो? 0 1 2 अप टू एन आई। तो आप कह सकते हो कि भाई आपके पास में यानी जीरो तो नहीं होगा, 1 से लेकर यानी हम कहेंगे एन आई, कोई लिमिट नहीं है पार्टिकल्स के रखने की। ठीक है, और आप इसका मतलब ये पॉलीस्लूगियन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहे। पॉलीस्लूगियन प्रिंसिपल को ओबे करते तो हमारे पास लिमिट आ जाती कि आप इससे आपके पास सेम कंडीशन वाले फॉलो नहीं हो सकते थे। तो अब हम अप टू एन आइडेंटिकल पार्टिकल एक ही क्वांटम स्टेट में तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे तो आयत की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में कांस्टेंट है, उसे हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया। टोटल एनर्जी जो आपकी होगी, तमाम पार्टिकल जो क्वांटम ग्रुप्स में बांटे जाएंगे उन सब की एनर्जी इकट्ठी कर लो तो वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन जाएगी। वो हमने इस तौर पे दिख लिया। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ चलते हैं। लेट से फर्ज करो ith लेवल है, आपने कितने सेल बनाए हैं? gi सेल बनाए हैं, और आपके पास ni पार्टिकल है। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है कि ये जो ni पार्टिकल है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है gi सेल्स के अंदर। तो वो हम कैसे देखेंगे? यही हमारा टास्क है। लेट्स से हम देख लेते हैं। पहले तो हमें यही चॉइस करनी है कौन सा सेल आपने देखना है जिसको gi वेस के तौर पे आप यानी सीक्वेंस में ला रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो होंगी ni पार्टिकल और रिमेनिंग gi-1 सेल्स के अंदर, वो ni प्लस gi-1 फैक्टोरियल होगी। इस बात को समझो।
अब समझो आपके पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर आपने कितने सेल बनाए, जीआई सेल बनाए, ठीक होगी बात। अब उसमें जो पार्टीशंस होंगी वो पार्टीशन उस नंबर सेल से एक कम होंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 9 सेल बनाते हैं तो जब आप पार्टीशनें गिनोगे तो वो 8 पार्टीशनें होंगी उसके अंदर। तो इसका मतलब आपके पास जो वहां पे सेक्शन है वो GI-1 सेल बनेंगे, ठीक होगी बात। अच्छा, और वहां पे पार्टिकल्स कितने हैं, Ni। तो टोटल अब Ni भी उसमें सारे के सारा जो आपने ब्लॉक लिया है उसके अंदर पार्टिकल भी शफल हो रहे हैं, आप उनको पहचान नहीं पा रहे, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो वो पूरे का पूरा जो आपने सेल बनाया वो भी एक दूसरे मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, आप नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो टोटल परमुटेशन बनेंगी वो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यानी Ni और प्लस जो आपके नंबर ऑफ पार्टीशंस वहां पे नंबर ऑफ सेल्स हैं आपके, वो उनका फैक्टोरियल हो जाएगा। तो Ni प्लस GI-1 फैक्टोरियल। तो ये GI-1 आपको क्या बता रहा है कि जितने आपने वहां पे सेक्शन किए हैं, जितने सेल बनाए हैं, उससे एक दर्जा कम पार्टीशन आएगी आपकी, ठीक होगी बात। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल वेज हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जीआई सेल के अंदर, तो वो परमुटेशन को जीआई से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें एक चीज समझने वाली है जो मैं बात पहले भी कर चुका हूं, चूंकि पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल है तो जब आप वो पूरे ब्लॉक को देख रहे होंगे तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो डिफरेंट अरेंजमेंट बना रहे हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगी इसमें। तो हम इस इक्वेशन को Ni फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं कि इनका कोई किरदार नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसको जो हमने सेक्शन बोल रहा हूं, जो मैं पार्टीशंस कह रहा हूं, वो भी आपकी चेंज होती रहेंगी। आपके 3 अगर एक में थे, 2 एक में थे, थोड़ी बाद जहां 3 थे वहां 2 हो जाएंगे, जहां 2 थे 3 थे, आपको लगेगा पूरी का पूरी जो पार्टीशन है वही मूव कर गई, ठीक है। तो ये भी आपके पास कोई डिफरेंट स्टेट्स वहां पे नई वाली नहीं पैदा करेंगी, वही एक दूसरे में चेंज होती जाएंगी। तो इसका मतलब आपके पास जो जीआई टोटल सेल्स हैं वो उनका भी आपके पास इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी वो आपके पास कोई नई स्टेट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हम जीआई से भी डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन 2 को। जब आप इक्वेशन 2 को जीआई से डिवाइड करोगे, एक जीआई ऊपर है तो ये जीआई फैक्टोरियल है, इससे नीचे ले आए तो GI-1 हो सकता है, यानी फैक्टोरियल खोल दें तो वो GI से कट जाएगा, तो एक फैक्टोरियल में से कम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 का रूप आ गया। ये इक्वेशन 3 मुझे क्या बता रही है, ये मुझे बता रही है नंबर ऑफ वेज जिसमें Ni पार्टिकल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग GI सब लेवल ऑफ ith क्वांटम ग्रुप। यानी आपने जो माइक्रो स्टेट्स बनाई थी उसके अंदर आपने फर्दर सब लेवल बनाए GI, जिन सब की एनर्जी सेम है, उन सब के पार्टिकल्स आपने Ni उनके अंदर क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो अब आप तमाम जो अवेलेबल ग्रुप हैं जिसमें Ni पार्टिकल की एनर्जी Ei, जो दूसरा क्वांटम ग्रुप होगा N2 उसकी एनर्जी E2, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप कैसे निकाल लेंगे। तो वो आप कहेंगे कि भाई पहला वाला जो आपका क्वांटम ग्रुप है, दूसरा क्वांटम ग्रुप और अप टू ith क्वांटम ग्रुप, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं Ni तो बहुत लार्ज नंबर है, क्योंकि आप फोटॉन्स और बोसॉन्स गैस की बात करेंगे, उनकी तादाद ही बेशुमार बड़ी होती है। तो उसमें से जो 1 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 1 को निग्लेक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में से, तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अब आपने जो पास्टुलेट लास्ट का लेक्चर में पढ़ा था प्रायर पॉसिबिलिटी का, उसमें यह पढ़ाया जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम की वो प्रोपोर्शनल होगी टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स। जितनी ज्यादा आइगन स्टेट्स होंगी उतनी ज्यादा सिस्टम में प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहेंगे सिग्मा आपके पास प्रोबेबिलिटी को जाहिर करेगा, जी आपके पास इनटू कांस्टेंट, आइगन स्टेट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फैक्टर इस तौर पे आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो अब ये बोज आइंस्टाइन की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाया, आप बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं जैसे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो आप दोनों तरफ का लॉग ले लें, लॉग लेने से आप इस ओपन कर देंगे, ये समेशन आई की सूरत में बाहर आ जाएगा,
ये ऊपर अलग अलग करके लिख दिया, लॉग के इस पे फंक्शन लगा दिया है। अब आपने स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज की है, तो तीनों आप फैक्टर अलग है, तीनों में अलग अलग स्टिरलिंग लगा दी, फिर इनकी ब्रैकेट खोल दी लॉग एन आई वाले की, ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ब्रैकेट खोल दी तो ये ब्रैकेट अंदर जाके ये जी आई पॉजिटिव हो जाएगा, एन आई जी आई को इकट्ठा किया तो ये इस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये बच गया अब आपके पास। अब हम जानते हैं कि जी आई जो टोटल सेल है वो तो वेरी नहीं करते, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर वेरी करते रहते हैं, मुसलसल वेरी करते रहते हैं। तो डिफरेंशियल जब अगर आप उठाएंगे तो जीआई तो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल हैं, ये दोनों मल्टीपल हैं, ये तो है ही वैसे कांस्टेंट, तो इसका तो जीरो आ जाएगा। तो पहले आपने फर्स्ट फैक्टर का सेकंड का डिफरेंशियल ले लिया, फिर सेकंड का डिफरेंशियल किया, फर्स्ट को वैसे रख लिया, उस लिहाज से आपने इसको पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया, माइनस एन आई लॉग एन आई वाले पे भी प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक होगी बात, कांस्टेंट ये जीरो हो जाएगा इसमें, तो मैंने यहां से खत्म कर दिया। अब आपके पास क्या है, ये फैक्टर ये कट जाएंगे, डेल्टा एन आई पॉजिटिव में, यहाँ पे डेल्टा एन आई नेगेटिव से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया, लॉग का फंक्शन इकट्ठा कर दिया इनको। अब क्या करना है जनाब कि अगर आप इसे उल्टा देते हो तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगी कि आपके पास इसमें कोई चेंज ना आए, क्योंकि वो मैक्सिमम होगी वैल्यू, तो आपने डेल्टा उसका जीरो कर दिया, तो इसका लेफ्ट साइड जीरो होगी तो राइट साइड भी जीरो होनी चाहिए, नेगेटिव भी दूसरी तरफ जाके जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 7 की शक्ल बन गई। अब इसमें दो आपके पास सब्सिडरी कंडीशन थी, हमने क्या पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहने वाले हैं, तो अगर आप डेल्टा लोगे तो डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, फिर आपके पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, तो एनर्जी के साथ डेल्टा एन आई आप इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब हम जानते हैं कि लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स के कानून के तहत मैं ए इक्वेशन को भी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसे इक्वेशन नंबर 7 के अंदर ऐड कर दूंगा, तो वो ऐड करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि जो वेरिएशन डेल्टा एन आई की है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो हम कहेंगे डेल्टा एन आई तो जीरो नहीं हो सकता, ये पूरा फैक्टर हमने इक्वल टू जीरो मान लिया। लॉग एन ओवर एन आई, ये जो प्लस अल्फा माइनस बीटा आई था दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल उठा लिया, एक्सपोनेंशियल से लॉग खत्म हो जाएगा, ये फैक्टर ई की पावर बन जाएगा। अब आपने इसका नेगेटिव साइन खत्म करना है तो दोनों साइडों को उल्टा दें, ये एन आई प्लस जी आई ऊपर चला गया, एन आई नीचे आ जाएगा, इसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, इसको अलग अलग करके स्प्लिट करके लिख दिया तो 1 प्लस जी आई ओवर एन आई आ जाएगा, ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, जी आई ओवर एन आई है, आपने एन आई क्रॉस कर दिया तो ये एज अ होल पूरा फैक्टर नीचे चला गया। तो ये चीज जो अब इक्वेशन 9 बनी है ये क्या बता रही है, ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है पार्टिकल की, जो वेरियस एनर्जी लेवल्स में होंगे, जो बोल आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को ओबे करेंगे। तो ये जो फार्मूला बना इक्वेशन नंबर 9 में, ये आपका बोल आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनेगा। अब अगर हमसे कहा जाए कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात की जाए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल जो आपने सेल्स बनाए थे उसका टूल निकालने तो एन आई ओवर जी आई बनेगा, वो भी हमने यहीं से निकाल लिया, तो 1 ओवर ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई टी आई माइनस 1 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये सारी चीज 1 से लेस आएगी जवाब आपका, तो एन आई ओवर जी आई का जवाब हमेशा 1 आएगा या 1 के ग्रेटर आएगा, मतलब कि जो नंबर ऑफ आपके पार्टिकल हैं पर यूनिट सेल या एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे, यानी आपके पास दूसरे सादा तीन लफ्जों में कि नंबर ऑफ जो आपके पार्टिकल हैं वो सेल की तादाद जितने होंगे या सेल की तादाद से ज्यादा होंगे। ये इसका बेस्ट रिजल्ट, आप बेस्ट डेफिनेशन कह सकते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स की, कि जो सेल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद है वो कितनी हो सकती है, वो मैक्सिमम उतनी हो सकती है, आप कह लें वो कम से कम उतनी हो सकती है जितनी सेल्स की तादाद है, इक्वल टू 1 आ रहा है ना इसकी रेशो, या इससे ज्यादा होगी। यानी अगर आपके पास 9 सेल्स हैं तो आपके पास उसमें 9 तादाद आ सकती है, तो 9 या उससे ज्यादा आ सकती है। तो ये हमारे पास जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।